नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बिहार चुनाव के बाद मैंने पहले ही कहा था, तिकड़म शुरू हो गया और खतरा टला नहीं है और इन लोगों को आपको निशाने पर लेना पड़ेगा। एनडीए की अभूतपूर्व सफलता के बाद हर तरफ कोहराम मच गया है और इसमें सबसे ज्यादा वो मछली तड़प रही है जिनको अब पानी से मेल होना बहुत मुश्किल लग रहा है। हालांकि वो समंदर के किनारे रहते हैं, लेकिन उनकी तड़प देख करके आप हैरान हो जाएंगे। और जो स्वयं नालायकी की मिसाल हो, गुंडागर्दी की मिसाल हो, कुकर्म की पराकाष्ठा हो, अपकर्म की पराकाष्ठा हो, झूठा हो, फ्रॉड हो, गैंगस्टर हो, सारे शब्द मैं उसके लिए यूज कर रहा हूं, सारे शब्द, एक शब्द नहीं। इस व्यक्ति के लिए जितने भी शब्द का आप इस्तेमाल करेंगे, सारे शब्द आपको कम पड़ जाएंगे। ये अब प्रवचन देने के लिए आ रहा है और मोदी के खिलाफ आग उगल रहा है। मोदी के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ आग उगल रहा है। कह रहा है कि मैं ये नहीं मानता हूं कि महिलाओं को 10-10 हजार रुपए जो दिए गए हैं उसकी वजह से महिलाएं एनडीए के समर्थन में आ गई। महिलाओं को तो ऐसा दिया जाता रहा है, लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में चली, वहां चली। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। क्या मानता हूं आप? डर है असल में इसको। मानता क्या हूं? तो मानता हूं कि चुनाव आयोग ने सब खेल कर दिया। मतलब सीधे सीधे एक संवैधानिक संस्था को, जिसकी तारीफ करनी चाहिए, इतना बड़ा चुनाव, 2 फेज में चुनाव, एक भी चुनाव से संबंधित कहीं पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ कि चुनाव साहब आयोग का यहां पर बहुत ही मन से बगलिंग हो रही है, यहां पर यह हो रहा है। लेकिन अभी मैं इसका एक स्टेटमेंट भी सुना रहा हूं, सुनाता हूं, धैर्य रखिए। यह व्यक्ति, एक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ पूरे चुनाव के दौरान, एक एफआईआर नहीं कि फलाने बूथ पर कुछ बगलिंग हो रही है और चुनाव अधिकारी कर रहे हैं ऐसा काम, विपक्ष के साथ भेदभाव कर रहे हैं, विपक्ष की जितनी पार्टियां उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, इसके खिलाफ ये एक्शन होना चाहिए। कहीं कोई शिकायत नहीं, एक शिकायत नहीं। पीसफुल, पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान हुआ, जिसके बारे में कल प्रधानमंत्री ने कहा कि 2005 के पहले 1,500 रीपोलिंग हो चुके हैं उसी बिहार में। रीपोलिंग, शिकायत तो छोड़ दीजिए। रीपोलिंग कब होती है? जब शिकायत कंफर्म हो जाती है कि साहब हाँ यहां गड़बड़ी पाई गई है, तो पोल हुआ दोबारा। उस वक्त तो ये नादान होगा, बहुत छोटा होगा, उस वक्त तो पता भी नहीं होगा। उस वक्त ये चरस के, गाजे के इसमें गया नहीं होगा, वो जो पूरा ड्रग कार्टेल है उसमें ये गया नहीं होगा। तो अभी उस वक्त इसको कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ था उसी बिहार में। इनके पिताजी ने देखा होगा, इनके दादा ने देखा होगा उस बिहार में क्या हुआ था। 3 बार रीपोलिंग करानी पड़ी थी, 3 बार। 1,000, 1,500 रिपोलिंग हुई थी, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा। अब ये सज्जन ये बात जो कह रहा है, जरा उसको मैं आपको वीडियो सुनाता हूं। यह उद्धव ठाकरे का बेटा पहले आदित्य प्रथम तो ठाकरे, आप सब जानते हैं, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये आदित्य ठाकरे है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा मुद्दा अगर आप कहें तो ये आदित्य ठाकरे है। सबसे बड़ा मुद्दा आप कह सकते हैं। तो ये आदित्य ठाकरे देखिए क्या बोल रहा है। ये बेशरम अभिनंदन आदमी है। करना चाहता हूं, अब दिल से देखिए, अभिनंदन करना। सुनिए।
प्रयोग किया भाजपा के लिए, जो उनके मालक है चुनाव आयोग के भाजपा, उनके लिए जो प्रयोग किया ये एसआईआर का क्या वो बोलता 65 है, ये लाख चर्ची है ना, क्या बोलता है, मानक है भाजपा, क्या इसको खुद पता नहीं है। सुनिए। वो आज यशस्वी लेकिन दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि दो बात, एक, क्या नीतीश कुमार जी असल में सीएम बन पाएंगे भाजपा के खेल के साथ? दूसरी बात, मैं सिर्फ यानी कोई बड़ा आदमी नहीं हूं उनको सलाह देने के लिए, लेकिन अपनी पार्टी को एक साथ रखें, क्योंकि जो हमने भाजपा करीबी से देखी आज की भाजपा, वो उनके साथ भी खेल हो सकता है। तो निगाह खुली रखें, नजर खुली रखें। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ये महिलाओं की जो स्कीम्स है वो वोट को ऐसे घुमाती है। महिलाएं बहुत विचार करके, विमर्श करके इस पे मतदान करती है। जो महिला वोटर होता है, आपने देखा होगा पहले इतिहास से ही अभी तक पिछले 75 साल में समाज का विचार करती है, ना कि खुद का। कभी भी उन्होंने पैसा के लिए वोटिंग नहीं किया, फिर वो 1,500 या लाडली बहना हो या 10,000 हो, उन्होंने नोट देख के वोट नहीं दिया है, उन्होंने चेहरा देख के वोट किया है। लेकिन शायद यह भी एक कारण बनते जा रहा है कि देखो हमने लाडली बहना लाई, महिलाओं ने बहुत भारी संख्या में वोटिंग किया, तो वोट चोरी को जस्टिफाई करने के लिए महिलाओं को आगे ला रहे हैं। खास करके बिहार जैसे राज्य में जहां राजनीति हर एक के नस में है, आमतौर पे राजनीति पे बात होती है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ऐसे कोई स्कीम पे महिलाओं ने वोटिंग किया होगा, लेकिन ये बात साफ है कि वोट चोरी तो हुई है, क्योंकि भाजपा जो 105 सीट लड़ी थी, कितने सीटें जीती है? 95 सीट तो जीती है। तो ये जो मैजिक है, ये जो जादू है, वो तो चुनाव आयोग का है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से नहीं, चलो ना, तो दो बातें हैं। आप ही के माध्यम से मैंने देखा है बहुत सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स पे और मीडिया के हैंडल्स पे काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने महाराष्ट्र में वोट किया, बिहार में वोट किया, हरिद्वार में वोट किया, बिहार में वोट किया, उत्तराखंड में किया, बिहार में वोट किया। तो ये सारे जो डबल वोटर्स है, और बहुत सारे तो भाजपा के कार्यकर्ता है, उनके पदाधिकारी है। वैसे ही अगर आप देखें तो पिछले 2-3 दिनों में वीवीपैट स्लिप्स कैसी मिली है? रात को 3 बजे कोई ट्रक घुसना चाहता था वो स्ट्रांग रूम में, कैसे घुसना चाहता था, सीसीटीवी बंद हुए। तो ये सारी सेटिंग की जो चुनाव है वो बंद करें, बैलेट पेपर पे ले दिखाए। लेकिन एसआर में अगर 65 लाख लोगों का अधिकार छीन ले आप, तो कौन सा चुनाव और कौन सा आयोग? तो ये तो सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस व्यक्ति, ये अभी 20 तारीख को अभी जवाब आएगा महाराष्ट्र सरकार का। 20 तारीख को, 20 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई है, जहां पर ये सेटिंग कर रहा है, अदालत के साथ सेटिंग करने में लगा हुआ है। वहां बेंच बदले जा रहे हैं, इधर से उधर हो रहा है। अभी ये व्यक्ति महिला के ऊपर जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि पूरे बदन में बिजली कौंध जाती है, और लगता है कि हम सभी नपुंसक हैं। जब भी मैं इस व्यक्ति से महिला के बारे में कोई बात सुनता हूं, तो ये चरित्रहीन व्यक्ति जिसके ऊपर बलात्कार और हत्या का आरोप है, संगीन आरोप है, गंभीर आरोप है, ये सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय करने वाला व्यक्ति, ये दिशा सालियान के पूरे इलाके को डिस्ट्रॉय करने वाला व्यक्ति, उस केस में ये शामिल है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, वो व्यक्ति चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। दुर्भाग्य की बात, इसलिए मैं दिखाना चाहता हूं, वो मीडिया वाले जो इनके पास बाइट लेने के लिए जाते हैं, मैं हैरान हूं, इसके पास बाइट लेने के लिए जाते कि ये इसकी औकात क्या है, ये है क्या, ये है क्या? एक बाप का बेटा है और एक दादा का पोता है, इसलिए ये दादा बाप का बेटा बेटी का इन्होंने हाईजैक कर लिया है। भारत के जनतंत्र को ये कुछ परिवारों ने सोचा है कि मेरे बाप ने किया था ये काम, मेरे दादा ने किया था ये काम, इसलिए हम भी करते हैं। राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं। वो बेनजीर भुट्टो का बेटा जो है, वो लोला बिलावल भुट्टो, वो भी वही कर रहा है पाकिस्तान में। और यहां लालू का बेटा तेजस्वी भी, वो मुख्यमंत्री बन रहा था। और ये मुलायम जी का बेटा, ये भी, ये सब लोग, ये बेटा बेटा जो है, ये सब, और ये सबकी हालत वही है। खैर, मुलायम सिंह का बेटा तो ठीक है थोड़ा बहुत, उसमें तो पॉलिटिकल एक ये है, अलग बात है। तेजस्वी भी इससे बेटर है, तेजस्वी भी इससे बेटर है। ये व्यक्ति कह रहा है, जो हत्या का आरोपी है, जो बलात्कार का आरोपी है, वो महिला पर ज्ञान दे रहा है कि महिला को 10,000 रुपए देने से नहीं हुआ है। ये सिलेक्शन कमिटी है, सिलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन नहीं है ये सिलेक्शन कमीशन है, और भारतीय जनता पार्टी को सेलेक्ट करती है।
इसको पता नहीं है 101 सीट पर लड़ी थी या 105 सीट पर लड़ी थी, 101 सीट पर लड़ी थी। कितनी सीट आई है भाजपा को यह भी पता नहीं है इसको। बस ये चरस के नशे में है ना, गांजे में के नशे में धुत है। आया, कैमरा लग गया, बोलना शुरू कर दिया कि ये इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी कर लिया और ये भाजपा को जिताने के लिए चोरी हुआ। ये इसको इस बात का इल्म नहीं है कि ये कौन सा पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। मैं जब भी इस व्यक्ति को देखता हूं अपना आपा खो देता हूं, मेरा विमर्श भटक जाता है। मैं जिस बात पर फोकस करना चाहता हूं मैं कर नहीं पाता हूं। इस व्यक्ति को देखते ही मित्रों, इस व्यक्ति को देखते ही आप आपा खो देते हैं और फिर सिस्टम पर गुस्सा आने लगता है कि देवेंद्र फडणवीस कब तक इस व्यक्ति को बचाते रहेगा, कब तक इस व्यक्ति को बचाते रहेगा देवेंद्र फडणवीस, और कब तक पूरा सिस्टम, भारतीय जनता पार्टी इस व्यक्ति को कैसे बचाती रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अब तो सीख लेनी चाहिए। ये बयान नहीं दे रहा है, ये इंस्टिगेट कर रहा है, ये नेपाल के नैरेटिव को भारत में लाना चाहता है। उसी नैरेटिव की अभी चारों तरफ बैठक हो रही है कि इसको हवा दो कि वोट चोरी हुआ है। इतनी थंपिंग मेजॉरिटी से एनडीए जीत ही नहीं सकती है। आरजेडी का वोट बैंक वहीं पर इंटैक्ट है, वोट शेयर भी वहीं पर इंटैक्ट है, वोट शेयर भी इंटैक्ट है आरजेडी का। लेकिन यह प्रचारित करना शुरू कर दिया कि भाई चोरी हो गई। वीआईपी कौन सी पार्टी है, क्या है वीआईपी पार्टी? वीआईपी पार्टी देख लीजिए, 40% मतदाता चले गए हैं एनडीए के साथ। जो निषाद समुदाय के मतदाता हैं वो 40% से अधिक चले गए हैं एनडीए के साथ। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि मुस्लिम यादव का की जहां पर बहुलता है वहां पर एनडीए के उम्मीदवार जीते हैं। रामकृपाल यादव उसके सबसे बड़े नमूने हैं। लेकिन ये व्यक्ति फैला रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, अपनी अकर्मण्यता। ये क्या बोलता है, इसका सेंटेंस सुनिए। ना तो इसको हिंदी आती है ठीक से, ना अंग्रेजी आती है, मराठी भी ये ढंग से नहीं जानता है, क्योंकि दिन रात ये चरस में रहता है। ये मराठी क्या जानेगा? ये चरसी व्यक्ति ये मराठी कहां से जानेगा? ये कहां से ये अंग्रेजी जानेगा, कहां से हिंदी जानेगा? क्या ये बोलता है, कौन से शब्द का कहां चयन करना है, ये भी इसको पता नहीं है। लेकिन इसको एक बात पता है कि वो सीआईए का जो एजेंडा है, आईएसआई का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को भारत में बहाल करना है। तो जब जनता ने रिजेक्ट कर दिया, जनता ने रिजेक्ट कर दिया, कानूनी रूप से ये जेल जा रहा है, कुछ ही दिनों में ये जेल जाएगा, जेल जाना अवश्यंभावी है। तो क्या करो, तो यहां के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को बदनाम करो और कहो कि वो सिलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन नहीं है, और वो सेलेक्ट करती है, भारतीय जनता पार्टी के सिलेक्शन के लिए काम करती है। मोदी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार लगातार। भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन यह व्यक्ति कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन कमीशन जिता रहा है। कमाल की बात है। तो ये किस एजेंडे पर काम कर रहा है? नेपाल वाले एजेंडे पर। ये पूरी बैटरी इस पर काम करेगी, आप देखिएगा कुछ दिन के बाद। अभी तक बस निर्णय हो रहा है, कुछ ही पलों में ये चलना शुरू होना है। आप ये निश्चित रूप से मान के चलिए, ये नेपाल का नैरेटिव सेट कर रहा है मुंबई में। क्यों? किसको मालूम है, महानगर पालिका के चुनाव में अब अगला निशाना यही है। जो बहुत भी 80-84 सीट है महानगर पालिका में इसकी पार्टी के पास, वो भी इस बार खत्म हो जाएगी और ये कहीं का नहीं रहेगा, सड़क पर आ जाएगा। वो आखिरी कुनबा है जहां से इसकी थोड़ी बहुत कमाई होती है, हफ्ता वसूली होती है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस में है, हफ्ता वसूली, टेंडर में, इधर उधर कहीं से ये पैसा कमाता है, वो सब बंद हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को राजनीति में रहते हुए इसके लिए आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना भारत के जनतंत्र के साथ बलात् करना होगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को खुलेआम कैमरे पर गुंडा, मवाली, इसे कहना पड़ेगा, हम सबको कहना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं है। वो व्यक्ति आकर के बयान दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने सिलेक्शन कमीशन का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को जिता करके लाया है। ये व्यक्ति गया नहीं था अभी बिहार और कह रहा है कि बिहार का हर बिहारी पॉलिटिकली बहुत वाइब्रेंट है, बिहार के बारे में बोल रहा है। एक एफआईआर नहीं हुआ, मैंने बताया आपको, कहीं कोई शिकायत नहीं हुई, पीसफुल हुआ इलेक्शन,
पीसफुल इलेक्शन हुआ। 7 करोड़ से अधिक मतदाता ने अपने फ्रेंचाइज का इस्तेमाल किया, कहीं कोई बलवा नहीं। एक आध दो छिटपुट अगर कहीं घटनाएं हुई होंगी तो हुई होंगी, शांतिपूर्ण हुआ। तो बिहार का मतदाता पॉलिटिकली जागरूक है और उसी जागरूक मतदाता ने यह मैंडेट दिया है, तो पच नहीं रहा है। तो कहा कि अब क्या कह रहा है कि नीतीश कुमार को आंख कान खाली करके रखना चाहिए। गद्दारी की मिसाल है ये पूरा परिवार, ये पूरा कुनबा इसका गद्दारी की मिसाल है। और मैं नहीं कह रहा हूं, देश का गृह मंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने कहा, क्या कहा देश के गृह मंत्री ने? दुश्मन को एक मौका दो, दोस्त को 2 मौका दो, गद्दार को 1 मौका नहीं दो। किसके लिए कहा? इसी दोनों बाप बेटे के लिए कहा, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए कहा। गद्दारी की जो मिसाल है, जिसने धोखा दिया, चुनाव पूर्व अलायंस था बीजेपी के साथ, जीत करके आया, छोटी पार्टी बनी, 100 से अधिक सीट लाने वाली पार्टी को कह रहा है कि तुम्हारा मुख्यमंत्री नहीं होगा, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। धोखा दिया और अपॉर्चुनिस्ट लोगों के साथ जाकर के सरकार बनाई, जस्ट अपोजिट विचारधारा के साथ सरकार बनाई, सिर्फ किस लिए? कुर्सी के लिए। यह व्यक्ति नीतीश कुमार को ज्ञान दे रहा है, यह व्यक्ति नीतीश कुमार को ज्ञान दे रहा है कि जरा आंख खुला रखिए, आंख खुला रखिए नीतीश कुमार जी, क्योंकि बीजेपी आपको धोखा दे सकती है। धोखा देने वाला व्यक्ति नीतीश कुमार को कह रहा है कि धोखा दे सकती है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने चुनाव के पहले कहा, चुनाव के बाद कहा, कल प्रधानमंत्री ने कहा, छोटी पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार 5 साल तक बीजेपी के अलायंस में मुख्यमंत्री रहे, 42 सीट लेकर के भी। तब भी चाहते तो हटा देते, लेकिन नहीं, उनको आ रहे वो तो उठ करके उधर चले जाते। ये सब जानने के बाद भी कि नीतीश कुमार इधर से उधर करते हैं, फिर भी नीतीश कुमार के साथ रहे, फिर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखा उन्होंने। ये कह रहा है कि बीजेपी को धोखेबाज व्यक्ति धोखे की बात कर रहा है दूसरे के साथ। ये धोखे की बात नहीं कर रहा है, ये षड्यंत्र कर रहा है, भारत के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ध्यान रखना, हमारे जैसे लोग अभी हैं, तुम्हारी तुम्हारी एक एक बयान को, उसके परखचे उड़ाने के लिए हम यहां बैठे हैं, तुम्हारे मंसूबे को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं। और जब भी तुम्हारे मुद्दे पर मैं बात करता हूं, मेरी सारी बुद्धि दूसरी तरफ चली जाती है। तुमसे तो हेड ऑन लेने की ही बात करता हूं, तुमसे मैं कोई बौद्धिक विमर्श की बात में सोच नहीं सकता। जब मैं तुम्हारे मुद्दे पर बात करता हूं, मैं तुमको कभी आप नहीं कह सकता, तुम दोनों बाप बेटा को मैं तुम ही कहूंगा। चाहे आपके साथ मोदी जी भी खड़े हो जाएं, तब भी मैं तुम दोनों बाप बेटा को तुम ही कहूंगा। तो तुम ये कह रहे हो नीतीश कुमार को कि आंख कान खोल करके रखिए। नीतीश कुमार की आंख कान खुली हुई है, और नीतीश कुमार ने चुनाव के पहले भी कहा और चुनाव के बाद भी कह रहे हैं नीतीश कुमार कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, चाहे ये लोग कितना भी भड़काएंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम आप ही के साथ रहेंगे। अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, CIA, ISI, दुबई, इन जो कल प्रधानमंत्री ने कहा, लीगी, माओवादी, इनके साथ मिलकर के इस तरह का दुष्प्रचार करके चुनाव आयोग के खिलाफ कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है, चुनाव आयोग के खिलाफ ये आंदोलन सड़क पर लाना चाहता है, और निशाने पर मोदी है। अब मैं भारत सरकार से यह आग्रह कर रहा हूं कि अब भी अगर आपकी निगाह इस सपोले पर नहीं पड़ी है, तो मैं क्या कर सकता हूं? इस पापी पर नहीं पड़ी है जिसने एक लाचार बेटी की किस प्रकार से हत्या करवाई है, पूरा देश जानता है, और अदालत में यह बात साबित होगी। मैं नहीं कह रहा हूं, आपके कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे थे, देवेंद्र फडणवीस सरकार में जो मिनिस्टर हैं वो कह रहे थे, वो SIT के पास सारा डॉक्यूमेंट भेजे हैं। अब भी अगर आप इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, तो देश आपको भी माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि ये सभी सपोले भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग के खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं,
ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए। इतना स्वार्थी, इतना निकृष्टतम सोच रखने वाला ये एक व्यक्ति नहीं है, ये पूरा पारिवारिक कुनबा है। इस पूरे पारिवारिक कुनबे के खिलाफ देश के जनमानस को सजग रहना पड़ेगा। ये पूरा पारिवारिक कुनबा है। ये सिर्फ अपने परिवार के हित के लिए अपना एमएलए बन जाए, अपना एमपी बन जाए, अपना मंत्री बन जाए, हमारी सत्ता कायम रहे, इसलिए भारत को तोड़ना भी पड़े तो तोड़ दो, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज को डिस्ट्रॉय भी करना पड़े तो डिस्ट्रॉय कर दो, उसको बदनाम कर दो। ये धंधा में लगा हुआ है और इसी की रणनीति बना रहा है। तो महाराष्ट्र से इसने शुरू की, यही स्टालिन बोलेगा, यही यहां बोलना शुरू हो गया। एक एक बूढ़े हैं व्यक्ति, पूर्व वित्त मंत्री जी, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया। ये बैटरी शुरू हो गया है। अब कांग्रेस को देखना है कि कांग्रेस क्या रास्ता चुनती है। अगर कांग्रेस ने फिर से वही रास्ता चुना तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया है कांग्रेस की क्या दुर्गति होने वाली है। लेकिन ये जो ठाकरे जो षड्यंत्र कर रहा है, इसके षड्यंत्र को तो हम लोग बिल्कुल एक्सपोज करेंगे। और मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से आग्रह करता हूं, गृह मंत्री कार्यालय से आग्रह करता हूं, इस व्यक्ति के खिलाफ जो 20 नवंबर को सुनवाई होनी है, महाराष्ट्र सरकार फौरन अपना रिप्लाई फाइल करे और इसके खिलाफ जांच शुरू करे। ये व्यक्ति नासूर बनने वाला है, ये व्यक्ति नेपाल का नैरेटिव सेट करना चाहता है, भारत के संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ विद्रोह करवाना चाहता है। इनके खिलाफ, देश के खिलाफ सेडिशन का जो चार्ज हो सकता है वो इनके खिलाफ किया जाए और इनको पकड़ के जेल में डाला जाए, वरना ये देश के लिए घातक होगा, क्योंकि ये शुद्ध स्वार्थी है। अपनी कुर्सी के लिए ये किसी भी हद तक कहीं भी जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।